हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये भी एक बहुत गलत जो है ना रुझान है कि हमेशा सोचेंगे तो गलत सोचेंगे। कहते हैं ना कि आपने किसी से मदद भी ले आजकल तो वो आपको इजीली नहीं मिलती, बिल्कुल। या आप बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और बीइंग अ खातून तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहला चैलेंज ही यही था कि मेरे अपने घर में अपनी फैमिली में ही ये एक्सेप्टेंस नहीं थी कि एक औरत भी बिजनेस कर सकती है या पढ़ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपका प्रोडक्ट है सोच मैटर, हाउ इट्स वर्क? एशियन हमारा जो है ना एक टैबू है कि पेरेंट्स को निगलेक्ट नहीं करना। मैं कहती हूँ पेरेंट्स क्यों नहीं समझ पाते अपने बच्चों का पोटेंशियल। में हम सोशलिज्म की तरफ फोकस करेंगे। वो लोग जो सोशलाइज अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए करते हैं काम, वो किस तरीके से इम्पैक्टफुल हैं हमारी इंडस्ट्री में, हमारी इकनॉमी में, हमारी कंट्री के लिए। तो उनमें से कुछ लोग जो हेल्पफुल हैं, उनमें से हमने एक शख्सियत, बेहतरीन शख्सियत को बुलाया है कि वो हमें ये बताएं ये काम किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से इम्पैक्टफुल है लॉजिस्टिक कंपनीज़ में या किसी भी इंडस्ट्री में या इकनॉमी में, किस तरीके से इम्पैक्टफुल है। तो मिस हिबा खान हमें अपनी कहानी अपनी ज़बानी बताएंगी कि ये लॉजिस्टिक में जिस तरीके से एजुकेट कर रही हैं या काउंसलिंग कर रही हैं, ये एक सोशलिज्म चला रही हैं, किस तरीके से इम्पैक्टफुल है विथ लॉजिस्टिक कंपनी। अस्सलाम वालेकुम मिस हिबा, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। आपने पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक जर्नी किस तरीके से आपने डील की? बेसिकली जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो एक लिंकेज है ना, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का है, जो मुझे अपनी सेल्फ असेसमेंट के थ्रू करना पड़ा, या सेल्फ मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। और मेरी जर्नी जो है ना वो 2019 से स्टार्ट हुई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, जहाँ पे मुझे अपने मुल्क के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ इस तरह का इनिशिएटिव करने का मौका मिला। मेरी जो लाइफ में जितने भी करियर काउंसलिंग के हवाले से, तो वो आपको पता है कि हमारे पास मेंटोरशिप का फुकदान है। मतलब अगर आप बात करेंगी काउंसलिंग की, तो वो ये कह देंगे कि कोई पैसे बनाने की मशीन है या नया आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो हमारे ज़माने में जब पढ़ाई हो रही थी तो इसी तरह की बात होती थी। लेकिन जब टाइम के साथ साथ बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फीमेल, मुझे सबसे ज़्यादा ये होता था कि समझ नहीं आता था करना क्या है, आगे पढ़ना क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कुछ नहीं पता था। हमारे पास क्या गिनी चुनी फील्ड्स होती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, या फोर्सेस में चला जाए, सही है, आर्ट्स ले ली, कंप्यूटर साइंस ले ली, ऐसा ही है। लेकिन हमारे पास कोई इस बारे में डिस्कस नहीं करता कि इसके अलावा जो शोबा जाता है उसमें लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। वो था पॉइंट जो मेरी पर्सनल लाइफ से ड्रैग होता हुआ मेरी प्रोफेशनल लाइफ में आया। और मैंने ये चीज़ सोची कि अगर आप मतलब जैसे मुझे अगर कोई मेंटोर नहीं मिला, या मैं मेंटोरशिप की या काउंसलिंग की मुझे ज़रूरत थी, वो मैं लोगों को प्रोवाइड करूँ, सो आई बिकम द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस्ड। ओके, अच्छा, आप मुझे दूसरा एक मेरा क्वेश्चन है कि सोशल एंटरप्रेन्योर बहुत सुनने में आया है। जब मैंने आपका आपकी प्रोफाइल पढ़ी, आपके बारे में पढ़ा, जाना, तो आपने इसमें बड़ा अहम रोल अदा किया है। तो आप इसके बारे में बताएंगे होता क्या है, और एक सोच मैटर के नाम से आपने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, वो क्या चीज़ है? मैं इन चीज़ों के बारे में बड़ा जानना चाहती हूँ, यानी इसमें होता क्या है? सो बेसिकली पहले मैं आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का वो समझाती हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली इट इज, राइट। सो देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, एक होती है एंटरप्राइजेस और दूसरी होती है एंटरप्रेन्योरशिप। और आजकल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। वो क्यों आ रही है? देखिए, एंटरप्राइजेस इज अ फ्रेमवर्क जिसमें बिजनेस फ्रेमवर्क होता है, वो जिसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई फैक्ट्री लगानी है या कोई ऑफिस खोलना है, वो आप काम स्टार्ट कर देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप उसके बरक्स है। वो किस तरीके से, जो एंटरप्रेन्योर है, आपके पास एक बिजनेस आइडिया आता है, तो आप अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज या अवेलेबल रिसोर्सेज, जिसको हम बर्ड इन हैंड भी कहते हैं, उन रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट रिसोर्सेज हो, उन सबको देखते हुए आप अपना बिजनेस आइडिया स्टार्ट करते हैं और फिर टाइम के साथ स्केल अप करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइजेस, जो कि लोग जो है मिक्सअप कर देते हैं। हाँ, डिफरेंट है, राइट। इट्स डिफरेंट, लाइक इट्स नॉट बिजनेस, इट्स अ न्यू आइडिया जो कि आप जनरेट करते हैं विद रिसोर्सेज। बट एंटरप्राइजेस या बिजनेस होता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जिन्हें हम कह रहे हैं, बिल्कुल, एंटरप्राइजेस के लिए ये जो फर्म्स हैं ये एंटरप्राइजेस कहलाती हैं, और ये जो फर्म्स हैं ये एंटरप्रेन्योर कहलाती हैं। देखिए, एंटरप्राइजेस जो है, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना, वो सारी एंटरप्राइजेस हैं। लाइक वो
प्रॉफिट बेयरिंग या प्रॉफिट के लिए ही बनी है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रेजुअली आप जो है ना प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो थिंकिंग होती है कि जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो वापस से आप स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं टू एक्सपेंड और ग्रो Business. योर बिजनेस। Right. देन एंटरप्रेन्योरशिप अल्टीमेटली बाय टाइम Okay. वो एक बिजनेस बन जाता है, जैसे कि हम स्टार्टअप कहते हैं, ठीक है, और स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन में रखा जाता है, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो फिर बड़ा होकर बिजनेस बन जाता है और बिल्कुल। प्रॉफिट शेयरिंग और प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आपने एक सवाल जो पूछा था सोशल के हवाले से, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि वाई सोशल एंटरप्राइजेस या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है। इन दोनों चीज़ों के अंदर अगर आप कोई ऐसा सोशल एलिमेंट ऐड कर देते हैं जो कि आपकी सोसाइटी को सर्व कर रहा हो, यानी आप किसी भी SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा पॉइंट, जैसे आपने इन्वायरमेंट में देखा होगा कि आजकल प्रोडक्ट्स हैं वो रिसाइकेलेबल उनकी पैकेजिंग है, ये काफी चल रहा है, ग्रीन Exactly. स्ट्रैटेजीज चल रही है, सस्टेनेबिलिटी चल रही है, Sustainability एनवायरनमेंट को फ्रेंडली किया जाए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। right? सो दिस I इज agree. वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे ये सोशल एस्पेक्ट आ जाता है या सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट आ जाता है, तो उसको सोशल एंटरप्राइजेस उस एंटिटी को, या अगर न्यू स्टार्टअप आइडिया है तो उसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। सही। अब मुझे आप मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आपका बिगेस्ट मेंटोर कौन है, जिन्हें देखकर आपको ये लगा कि आपने अपनी जर्नी लाइक आपने आगे चलना है, आपने बस बढ़ना है और कुछ ना कुछ ऐसा करना है सोसाइटी के लिए या अपने आप के लिए या अपनों के लिए या लोगों के लिए? अच्छा, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर मी, क्योंकि समटाइम्स मैं जब सोचती हूँ ना कि मेरे लिए मेंटोर कौन है, देयर आर अ लॉट ऑफ सपोर्ट। मेरे जर्नी में टाइम टू टाइम कोई ना कोई सपोर्टर रहा है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह एंड ऑल दोज पीपल एज वेल। लेकिन मेंटोर ना अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी नहीं मिला, एंड आई वुड से मेरा मेंटोर जो है ना वो शायद मेरा डर या वो मेरी क्यूरियोसिटी थी जो मुझे आगे बढ़ने पे मजबूर करती रही, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज सेल्फ मेड, आई कैन से काइंड ऑफ सेल्फ मेड। लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, सेल्फ मेड भी कहा जा सकता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई एम इन अ कहते हैं ना कि आपने किसी से मदद भी ले आजकल तो वो आपको इजीली नहीं मिलती, बिल्कुल। या आप बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और बीइंग अ खातून तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अगर आप किसी से सपोर्ट मांगने अब जाएं। ये जो आपने वर्ड खातून यूज़ किया है, तो हाँ। इसी पर हम अगला क्वेश्चन करते हैं जी। कि एज अ वीमेन आपने वो कौन से चैलेंजेस फेस किए होंगे इस एंटरप्रेन्योर बिजनेस को चलाने में, जो आप कह रही हैं कि आपने एक सोशल एंटरप्रेन्योर ओपन किया है, और इसमें क्या आप वर्क कर रही हैं और क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए हैं और आपने इसे किस तरीके से ओवरकम करने के लिए वो कौन सी स्ट्रैटेजीज थी जो आपने यूज़ की? देखें, सबसे पहला चैलेंज ही यही था कि मेरे अपने घर में लाइक अपनी फैमिली में ही ये एक्सेप्टेंस नहीं थी कि एक औरत भी बिजनेस कर सकती है या पढ़ सकती है। ये सिर्फ आपकी फैमिली की नहीं, ये हर हमारे घर की कहानी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इवन दो ज्यादातर ये गांव और देहातों में ज्यादा पाया बहुत जाता है, ज्यादा इवन है। तो कराची में तो फिर भी लोगों के माइंडसेट बन गए हैं कि वो अपनी वीमेंस को आगे बिल्कुल approach ऐसा ही करते है। हैं। तो आप अपना बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बताएं, क्या आप बिल्कुल यानी वहाँ आई अल्हम्दुलिल्लाह बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली। मैं ये नहीं कहूँगी कि कंजर्वेटिव थे, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज से अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाएं तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि एक औरत जो है वो जाके वो टीचर या कोई ऑफिस जॉब कर सकती है, बट अपना कारोबार एक औरत कैसे चलाएगी। देन चलो फैमिली ने एक्सेप्ट किया। माई फादर इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर, आई वुड से कि उन्होंने हर चीज़ पे एतमाद किया कि हाँ ठीक है, अगर कह रही है तो चलो चांस देते हैं, कर लें, ठीक है। सो ही इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर। उनको भी, क्योंकि वो मेंटोरशिप तो वो नहीं कर पाते थे कि जो मैं करना चाहती थी वो कहते थे कैसे करोगी, मैं कहती थी करके दिखाऊंगी। पॉइंट ऐसा आया कि जब हम मार्केट में आए कि अब काम करना है, और ऑफ कोर्स मैंने जॉब से ही स्टार्ट किया, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको बैरियर्स आ जाते हैं कि एक औरत है जॉब कर रही है, फिर आपको पता है कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट होती है, वक्त पे घर आना जाना लेट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल, वर्क प्लेस हरासमेंट, ये सारी चीज़ें सब कुछ देखा, एक्सपीरियंस किया, और वही सारी चीज़ें जो थी एक्सपीरियंस बढ़ते 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 उसी स्पिरिट ने मुझे ये बनाया कि जो मुश्किलात मैं फेस कर रही हूँ ना वो आगे किसी औरत को फेस नहीं करनी चाहिए। सो आई माई सेल्फ ट्राई टू मेक माई सेल्फ अ मेंटोर फॉर दोज फीमेल्स और फॉर दोज किड्स, ताकि मैं उनको कुछ बेहतर बता सकूँ। बिल्कुल,
ये वाकई में इंस्पिरेशन है आपकी कि आज आप इस शो में आई हैं और इस तरह से अपने बारे में बता रही हैं। काफ़ी सारी वीमेंस आई बिलीव कि इस शो में वो आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन और कहीं ना कहीं हिम्मत ज़रूर मिलने वाली है कि वो भी कल कुछ करें। ये जो आपका प्रोडक्ट है सोच मैटर, हाउ इट्स वर्क, इसे किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं? सोच मैटर बेसिकली इज़ एजुकेशनल काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने स्टार्ट किया जब 12 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में। मुझे ये हुआ कि हमारे पास ना, सब लोग कहते हैं एजुकेशनल सिस्टम ख़राब है, कोई काम क्यों नहीं कर रहा उसको सही करने के लिए, ठीक है। सो मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ, मुझे अगर ये मौका मिल रहा है सो आई स्टार्टेड। जब मैंने एजुकेशनल सेक्टर में कदम रखा और मैंने जब जितना डीप डाउन स्टडी जाती रही तो पता ये चला कि एजुकेशनल सिस्टम ख़राब नहीं है, बल्कि एजुकेशनल सिस्टम जो है ना उसको या तो हम सही से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, एवरीवन इज अवेयरनेस नहीं है क्योंकि बच्चों में काउंसलिंग नहीं है अगेन। और जब हमने काउंसलिंग स्टार्ट की तो पता चला बच्चे तो पेयर प्रेशर से जो है ना बेचारे दब चुके हैं उसके नीचे, वो के ना एक रेट रेस है, कॉम्पिटिशन है, की भी चलती है, फर्स्ट आना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने फर्स्ट आना है, आपने मेडिकल में जाना है, हाँ। ये एक पर्टिकुलर हम पे दे दिया जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, बताया भी जाता है खानदान में, और जिसकी वजह से कुछ बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ऐसा हुआ भी कि मैं एक स्कूल में काउंसलिंग सेशन करवा भी रही थी, तो एक बच्ची वेरी लाइक वो माशाल्लाह से दिखने में भी बहुत अच्छे ख़ानदान से लग रही थी, बात करने से भी सब कुछ, उसने सेशन के बाद कहा बस मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है बेटा सेशन के बाद बात करते हैं। बात की तो उसने मुझे बताया, कहने लगी मैं डॉक्टर सिर्फ इसलिए बन रही हूँ क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा बनाना चाहते हैं, जबकि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहती हूँ। और मैंने जो है ना उसने फिर बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, गेमर बनना चाहती हूँ, और लड़कियाँ तो गेमर बन ही नहीं सकती हैं। तो उसने जब मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा तो तुम ये बताओ तुम हाउ डू यू फील अबाउट इट ना। तो उसने कहा मुझे ऐसा लगता है मैं पढ़ तो लूँगी क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू का ड्रीम है। अब वो पॉइंट, वो बच्ची कंफ्यूज है कि वो करना कुछ चाहती है लेकिन वो अपने पेरेंट्स को भी लाइक एक एशियन हमारा जो है ना एक टैबू है कि पेरेंट्स को निगलेक्ट नहीं करना। मैं कहती हूँ पेरेंट्स क्यों नहीं समझ पाते अपने बच्चों का पोटेंशियल, वो अगर ये पोटेंशियल समझे। कितने माँ बाप या कितने टीचर्स हैं वो कहते हैं जाके सप्लाई चेन पढ़ो। हमारे तो पाकिस्तान का तो पूरा का पूरा सप्लाई चेन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तबाह हुआ है। आप अभी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी की रोड पे चले जाएं, कब से बन रही है लेन। और अभी जो 2022 में फ्लडिंग आई थी उसमें क्या हुआ था, सारे रोड सिस्टम खराब हो गए थे। अब जो रोड के उस तरफ जो लोग थे जहाँ पे हमने इमदाद पहुंचानी है वहाँ पे तो जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई, इवन कोरंगी का कॉजवे डूब गया था तो आप कोरंगी डिस्कनेक्ट हो गया था। कराची में रहते हुए एक कराची का एरिया डिस्कनेक्टेड है और वहाँ पे आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, वो भी नहीं जा पा रही हैं। अच्छा, ये कनेक्ट है मेरे ख्याल से आपके सोशल एंटरप्रेन्योर में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब ऐसे हालात और वक्त पैदा होते हैं हमारे मुल्क में तो आप लोग इस ट्रांसपोर्टेशन को किस नज़रिए से देखते हैं? दैट इज़ द मेन गोल कि हम इस टॉपिक को आज के दिन हम इसमें बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसकी कनेक्टिविटी को और थोड़ी सी डीप वे में बताएं कि जब ये चीज़ें आती हैं तो आप जब मेडिकल सप्लाई करने जाते हैं एज अ सोशल वर्कर, क्योंकि आप डिफरेंट ऐसे पॉइंट्स पे जाते हैं, ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ जाना आसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ऊपर से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटली बिल्कुल लाइक आप जानते हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, एक्सट्रीमली हाई रहता है। तो दिस इज़ व्हाट कि हमारे काम पर नेग्लिजेंसी या जो अफेक्ट करता है या इम्पैक्ट करता है वो इस तरीके से कर रहा होता है। तो इसको ओवरकम कैसे करते हैं आप? आपकी टीम कैसे वर्क करती है? देखिए मेरा जो है ना कभी जाना नहीं हुआ रिमोट एरियाज़ में, ठीक है, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि अगेन मैं कहती हूँ एक तरह से ये पर्क भी है कि आप जो है ना एक औरत होके जो है ना, जो मर्द हजरात होते हैं, हमारी कम्युनिटी के मर्द हजरात अच्छे हैं, वो कहते हैं नहीं आप ये काम नहीं करें, जो इस तरह वाले काम है वो हम करेंगे। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट ऐसा है कि जो मेरी टीम में और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी सोशल वर्कर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका जाना हुआ इस तरह के ग्रुप्स के साथ। जब ये 2022 में फ्लड्स आया था तो उसमें वो गए थे रिमोट एरियाज़ में, सही है, इंटीरियर सिंध में गए, और वो बता रहे थे कि एक जगह आके ना रोड ख़त्म हो गया, ठीक है, और जो हमें एड पहुंचानी है वो पता नहीं कितनी दूर जाके, अब हमारे पास जो है शिप्स या कोई इस तरह की लाइफ बोट्स भी नहीं मौजूद उस जगह, और अराउंड हफ्ता 10 दिन जो है ना वो
एरिया डिस्कनेक्टेड रहा, वहाँ खाने की अशिया नहीं पहुंच पा रही है, कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है। रिवर्स या फिर कोई वाटर जी, वो वाटर पैच आ गया था ना, हमारे यहाँ बिल्कुल वाटर के सोर्सेस नहीं है, हम उस सोर्स को यूज ही नहीं करते, यानी कि लॉजिस्टिक का इम्पैक्ट यहाँ आप लोगों को मेडिसिन वहां तक डिलीवर नहीं करवाने पहुंच में पा पहुंचा। रही। बिल्कुल, अगर ये बन जाए तो मेरे ख्याल से हम इस तरीके से लोगों को हेल्प भी कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, क्योंकि हमारे काफी सारे इलाके इस तरीके के जहाँ पे हम अब इमरजेंसी का मॉनसून दोबारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं कि अब दोबारा से खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आएगी तो सारे अचानक से एक्टिवेट हो जाएंगे कि हाँ चलो अब इमदाद पहुंचानी है। पूरा साल जब ड्राई था, आपका लैंड भी, आपके पास रिसोर्सेज मौजूद थे, अवेलेबिलिटी थी लोगों की, तब आपने ये चीज़ें सही क्यों नहीं की? तब आपने लॉजिस्टिक का निज़ाम बिल्कुल सही क्यों नहीं किया? बिल्कुल। और अब एंड टाइम पे खड़े हो जाएंगे और उसके लिए फिर इमदाद मांगते रहेंगे, चैरिटी लेते रहेंगे, फिर फंड रेजिंग होती रहेगी। तो वहाँ पे जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए ना, कि जहाँ पे ये इदारे सही तरीके से काम करके वो रूट्स बना सकते हैं, वो चैनल्स बना सकते हैं, तो वो उस टाइम पे काम करें ना। लाइक मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मैं एक यूनिट आर का एक प्रोजेक्ट कर रही थी, कंटिजेंसी प्लान बताते हैं वो, ठीक है, सुनामी आए हुए कितना अरसा हो गया है, ठीक है, वो अब बाकायदा तौर पे करिकुलम पे पढ़ाते हैं कि अगर सुनामी दोबारा आ जाता है तो हमने सेफ्टी कैसे करनी है। वो उसको इतने उन्होंने सालों से करिकुलम में डाल दिया, हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो हमारे अवेयरनेस नहीं है हमें उस बारे में, या फिर गवर्नमेंट ही कोई नेग्लिजेंस भी है, अवेयरनेस भी नहीं है, और थोड़ा सा हम जो है ना, जब एक टाइम गुजर जाता है ना तो हम फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है अब जब वक्त आएगा देखा जाएगा, और फिर हमारी कौम तो उस पर भी बड़ा रिलाई करती है ना, अल्लाह मालिक है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, अब जब नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तो देखा जाएगा। सो नोबडी एक्चुअली यू नो गेट बैक टू द प्रॉब्लम कि अब उसको जो है राइट टाइम है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो अभी सॉल्यूशन उसका निकालें। सो वी डू नॉट थिंक अबाउट इट, और यही एक सोशल एस्पेक्ट होता है कि हम इस बारे में सोचें और हम इस बारे में इदारों को जो है ना जगाएं कि प्लीज़ इसके ऊपर अभी काम कर लें, वक्त आने पे या सर पे पड़ने पे नहीं, उसका वेट ना करें। बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं कि आपने कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी लिए हैं, लाइक आप इजिप्ट भी गए हुए हो, रशिया गए हुए हो, बाकू गए हो, तो आपने इसमें लाइक किस तरीके से अपना किरदार अदा किया और आपने इस चीज़ को किस तरीके से अवेल किया और किस तरीके से आपने इस चीज़ का यूटिलाइज अपनी रूटीन में किया, अपनी लाइफ में किया कि आज आप यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए ये मेरा जो पहला ट्रिप हुआ, इंटरनेशनल ट्रिप, वो हुआ इजिप्ट में, सही है। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, एज अ पार्टिसिपेंट गई, पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा एक्सपोजर था। और मैं कहती हूँ यूथ को ना, हमारी यूथ तो सिर्फ ये कहती है कि हमें वीज़ा करा दो, हम बाहर पढ़ने चले जाओ और वहाँ जाके रह जाए। नो, आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाएं जहाँ फेलोशिप है, कॉन्फ्रेंसेज हैं, बट इसकी अवेयरनेस नहीं है, इनकी अवेयरनेस नहीं है, हाँ, नहीं पहुँचती, ऑफ कोर्स नहीं पहुँचती है, मेरे ख्याल से लोग बहुत कम है यार, अगर है तो बहुत कम पोर्टल्स हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है, नहीं है इतना नहीं पहुंचता। तो हम है ना बताने के लिए। मैं कहती हूँ आप आएंगे, मैं कहती हूँ कि भाई पूछो, मैं बताऊंगी, आई विल हेल्प देम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा काम है एजुकेशनल काउंसलिंग का। और बच्चों को मैं कहती हूँ कि देखिए बाहर ममालिक में ये होता है कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं ना इंटरनेशनल, वो कहते हैं अपने 30 से पहले ना, आप अंडर 30 क्यों होते हैं ये प्रोग्राम्स, वो इसी वजह से होते हैं, कहते हैं 30 से पहले ना सारे एक्सपोजर लेकर वापस आ जाओ अपने मुल्क, और फिर वापस आके अपने मुल्क में काम करो। हमारे यहाँ जब 30 साल का होते हैं तो कहते हैं अब जाओ, तुम्हें कहीं बाहर जाने, उससे पहले तो छोटे बच्चे होते हैं। और ऊपर से यानी मुझे 30 वाली तो बाउंडिंग समझ में नहीं आती कि आप बाउंड करो, 30 के बाद भी अगर किसी ने करनी है तो एटलीस्ट आप अलाउ करो। प्रोफेशनल फेलोशिप्स होती हैं, हाँ, तो वो भी उसकी भी अवेयरनेस कम है। लाइक आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स, बट मुझे नहीं मिली है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, और अगर मिली भी हैं तो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है यार, आप कैसे फील करोगे रिक्वायरमेंट, कभी ये डॉक्यूमेंट्स कभी वो डॉक्यूमेंट्स, ये वो, लाइक अरेंज करने में इतने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जिसके आपको खुद भी अवेयरनेस नहीं होती है कौन सा डॉक्यूमेंट है कहाँ से। अगेन मैं ये बोलूंगी, इस काम के लिए हम लोग हैं जो लाइक एवरीवन नीड्स टू यू नो हैव अ मेंटोर। मेंटोरशिप जो है ना, ये नहीं होता कि कोई बिजनेस नहीं है। इफ समवन इज गिविंग यू योर सर्विस तो वो बेचारे का हक बनता है कि वो अपने सर्विस चार्जेस ले ले, ठीक है, बट हाँ एक्सप्लॉइट भी नहीं करना चाहिए। बट अगेन आई एम ओपन कि अगर किसी को ये जानना है, बिकॉज वी नीड टू डेवलप अ प्रोफाइल जो कि उस प्रोग्राम से रिलेटेड हो,
राइट अगर कोई फॉर एग्जांपल फेलोशिप है जो पीस बिल्डिंग की है, ठीक है, आप उसके ऊपर जाके कोई आर्ट्स या कोई और प्रोफेशनल फेलोशिप के ऊपर आप उस प्रोफाइल के साथ अप्लाई नहीं कर सकते ना। सो ये अवेयरनेस देनी होती है, उस हिसाब से काम। आपने एजुकेशन पर्पस पे आपने मुझे बात कह दी, क्या आप यूथ को उनके कैरेक्टर बिल्ड करने में भी गाइडलाइन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि उनकी फील्ड जो है, क्योंकि हम इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्टडी हमने इस पे कर ली जहाँ हम कहीं और किसी और फील्ड में रहें। लाइक मैं बताऊँ, मैंने स्टडी कर ली कंप्यूटर साइंस, जहाँ मैं सप्लाई चेन में रही हूँ, और फिर पता चल रहा है मैं स्टडी कोई और किसी और प्लेटफॉर्म में आ गई, कुछ और कर रही हूँ, डिप्लोमा वगैरह कर रही हूँ कि मेरी ये फील्ड स्ट्रांग हो, लेकिन वो चीज़ उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, उनका उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं बन रहा होता और एक फ्लो नहीं आ रहा होता। तो वो ऐसा यानी क्यों करते हैं स्टूडेंट? ये मैंने खुद भी किया है, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि मैंने पढ़ा कुछ और, किया कुछ और, अब कुछ और करने का सोच रही हूँ। मैंने जो पढ़ा है वो मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, लेकिन मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो सारा मेरा सोशल डेवलपमेंट सेक्टर का है, और अब मैं सोशल एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ क्योंकि अब मैंने अब बिजनेस स्टार्ट कर दिए और मेरे पास स्टार्टअप्स हैं, और मैं साथ में पीएचडी भी कर रही हैं। पढ़ाई तो साथ साथ चलनी है ना, तो वो मैं रिसर्चर भी हूँ। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, क्यों, अच्छा ऐसा नहीं कह रही कि मैंने अपने आप को बर्डन किया है, बट आज के ज़माने में गिग्स इकोनॉमी में ना आपको अपनी रास्ते खुद निकालने होते हैं। लाइक अपने बिजनेस एज अ वीमेन ये रास्ता निकालना आसान है या मुश्किल? देखें, एज अ वीमेन का इसमें नहीं है, एज अ इंसान मैं बोलूँगी कि अगर आपने वो विलिंगनेस शो कर दी ना, वो आप काम कर लेंगे। मैनिफेस्टेशन ज़रूरी है, दिस इज़ द वर्ड आई रियली हाईली रिकमेंड, कि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना कोई चीज़। अच्छा, देयर इज़ अ डायलॉग ना कि वो वैसे रूमी का कोट है ये, कि लेकिन फिर एक किसी मूवी में भी आया था कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहें तो वो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। सो दिस इज़ बेसिकली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे मिलती है। बट मेक श्योर इज इट राइट फॉर यू और नॉट, वो आपने खुद जज करना होता है, क्योंकि गलत चीज़ें भी मिलती हैं। लोग कहते हैं ओके लाइफ लेसन है, बट स्टिल होता है, और इसका मर्द और औरत होने से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आपकी विलिंगनेस से ताल्लुक होता है। आई एग्री। लेकिन हमारे उसमें वीमेंस को आपको पता है कि बहुत कम मोटिवेट किया जाता है, जबकि कायज़े आज़म ने भी अपने एक कोट में कहा है कि यानी अगर आप किसी कंट्री की वीमेंस को सपोर्ट करें या उनको मोटिवेट करें, तो वो भी आपकी उस पर सोसाइटी पे या आपकी इकनॉमी में इम्पैक्टफुल है। बिल्कुल ऐसा और हम हैं जो घर में बैठी हुई वीमेंस हैं, अभी हम वीमेंस की तरफ जा रहे हैं। वीमेंस जो घर में बैठी हुई अपना काम या किरदार अदा कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही हैं जहाँ से हमारे मैंस जो हैं वो घर से निकलते हैं और ऑफिस जाते हैं और पुरसकून वहाँ पर काम करते हैं। तो वीमेंस प्लेइंग द मेजर रोल एट होम, एट ऑफिस, और जिस तरह से मल्टीटास्क करते हैं, तो मुझे नहीं लगता अ मैन कैन मैनेज दिस काइंड ऑफ थिंग, बट मैंस भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। Right. देखिए, मैं ना फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, मैं एम्पावर्ड हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहती कि अगर मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ ना, तो मेरी जो एक सोशल जो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं उसको भूल जाऊँ, ठीक है, वो मुझे सारी निभानी है। मुझे अपने कल्चर का भी ख्याल रखना है, मुझे अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, और मुझे वो सारी चीज़ें साथ लेके चलनी है, ठीक है। तो और जो ख़वातीन जो है ना, पता है मुश्किल कहाँ पे होती है, जब एक औरत अपने आप को कंपेयर करना शुरू करती है कि मैं ये काम कर रही हूँ, और किसी से भी, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो उसके ऑफिस में कोई मौजूद हो, जब वो कंपैरिजन शुरू करती है ना, वहाँ पे आके उसके लिए डिफ़िकल्टी होती है कोप अप करना। आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर काम करें ना, कि मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मैं ये देखूँ कि भाई फला मर्द इतना वज़न उठा रहा है या इतनी लेट नाइट रुक के काम कर रहा है ऑफिस में, तो मुझे भी रुकना चाहिए। नो, आपको वहाँ पे अपनी बाउंड्री सेट करनी है कि वो कर सकता है बट मैं नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पे आप मैचिंग स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे औरत तो क्या, कोई भी ज़ात है ना, कोई भी इंसान है, वो आके इसी तरीके से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, नेगेटिव चले जाते हैं, नेगेटिव चला जाएगा। क्या है, या विमेन में क्या है, बहुत ही कम है आज के ज़माने में हमारे यहाँ कि लोग डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ और लॉयल्टी और सिंसियरिटी के साथ कॉम्पिटिशन में काम करते हैं ना, कि भाई उस सर्विस को अच्छा करना, अपने आप को अंडरस्टैंड बनाना, उस लेवल पर काम नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें हैं, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, क्योंकि ये मैटर करती है, आपको पता है। तो ये किस तरीके से इंसान अपने ऊपर इन चीज़ों को लाए, अपना सेल्फ स्टीम कैसे स्ट्रॉन्ग करे, अपने आप को उस लेवल पर कैसे लेके जाए जो
5 हायरार्की उनकी आती हैं। मैस्लोज। हाँ बिल्कुल, समझ जी। गया। तो उसको वो जो टॉप वाली हायरार्की है उधर तक पहुंचना आसान नहीं है, जबकि सबकी नीड सेम है, आपको पता है उस हायरार्की का। बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म, देखिए मैस्लो थ्योरी जो है ना वो, या हायरार्की ऑफ नीड्स जो है ना, इट्स इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और बिल्कुल उसका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला लेवल है ना, दैट इज द 4th लेवल। ठीक है। बिल्कुल। उस लेवल पे आने के लिए जो बाकी की 3 स्टेजेस है ना, उनको समझना या उनको जानना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं आके ना अपनी नीड्स में आके, चले नीड्स तो ये है कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक बिल्कुल है। agree। उसके बाद आपके पास आते हैं वांट्स, ठीक है। हम्म, वांट्स में आके लोग फंस जाते हैं। That's I वहां want पे क्या आके वो चीज़। कहते हैं मुझे ये भी चाहिए। यू आर ग्रोइंग विद टाइम, राइट। राइट तो आपको उस टाइम के साथ साथ अपनी प्रायोरिटीज भी सेट करनी है। राइट मैं अब ये नहीं कर सकती लाइक एक स्टूपिड से कि मैं अभी भी जो है घर में बैठ के मैं सो जाऊं और मेरे जो है ना सारे काम खुद ब खुद होते रहे। ऐसे नहीं होता, ये बबल है, उससे बाहर आना पड़ता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए आने के लिए ना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ नोइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर इंसान को पता होता है, उसके अंदर एक आवाज़ होती है बिल्कुल। कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी नीड्स क्या हैं, ठीक है। वो सब पता होता है। आप अपने अंदर की आवाज़ सुने ना, आपको सब समझ में आएगा। अल्लाह ताला ने ना इंसान को ये सलाहियत भी दी है कि जब आप कुछ गलत करते हैं ना तो आपके अंदर एक चीज़ आती है, यार ये गलत हो रहा है, हाँ, ठीक है, ज़मीर कुछ जिसे गलत कहते हो रहा है। ये वाली आवाज़ जो है ना, दिस इज़ व्हाट आई से आई अज्यूम दैट इज द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे आपको पता होता है कि आपके अंदर खामियां क्या हैं और बिल्कुल। वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। और Right। जब आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, देयर यू स्टार्ट टू इम्प्रूव योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एनजीओस और ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर है और इनका कनेक्टिविटी किस तरीके से रहता है, कि एनजीओस क्या ये रोल प्ले करती हैं या उनका अलग है, या पे सोशल जो एंटरप्रेन्योर हैं ये भी एनजीओ की तरह प्ले कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा एलोबरेट करें। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये ऑडियंस की जो है ना अवेयरनेस के लिए भी अच्छा है। हमारे यहाँ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को, एनजीओज, एनपीओज को सबको मिक्स कर दिया जाता है। एनपीओज इज बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अग्री। एनजीओज होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एनजीओज प्रॉफिट नहीं कमा सकती, वो नॉन गवर्नमेंट है, दे कैन डेफिनेटली अर्न प्रॉफिट, ठीक है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं बेसिकली इनका ना थोड़ा स्ट्रक्चर सेम होता है, क्योंकि दोनों ही इदारे जो होते हैं ना वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं, सही। ठीक है। लेकिन एक इदारा कहता है कि हम प्रॉफिट जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में नहीं बनाएंगे, हमें गवर्नमेंट पे कर देगी। दूसरा इदारा कहता है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे अगर हमें कोई फीसेस मिलती हैं सो हम उसको भी कमा लेंगे। सो दिस इज लाइक दिस। सोशल एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योरशिप उससे बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि दैट इज अ कंपनी, लाइक वो बाकायदा तौर पे पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, जहाँ पे आप बिजनेसेस लेकर आते हैं एंड दैट इज एक्चुअली टू सपोर्ट द इंडस्ट्री। लेकिन अगर आप यहीं पे कोई इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो फॉर एग्जांपल रिसाइकलिंग का है, समथिंग लाइक दैट, तो वो एक इस तरह का नया आइडिया है जिससे आप सोशली जो है सपोर्ट भी कर रहे हो एंड देन इट्स ऑल्सो बिजनेस, क्योंकि आप कुछ ऐसा जनरेट कर रहे हो जो आप मार्केट में सेल कर सकते हो। क्या आप एक बिजनेस कर रहे हैं, यानी सोशल एंटरप्रेन्योर, इसमें कहीं ना कहीं आप टीम मैनेज, क्योंकि कंपनी चाहे वो सप्लाई चेन हो, कंपनी कोई भी हो, उसमें बिजनेस मैनेज होता है। सप्लाई चेन में क्या है कि आपने एक शिपमेंट यहाँ से मंगवाई और यूँ फॉरवर्ड की, लेकिन उसके बिहाइंड एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, उनको वर्क इन्वायरमेंट कैसे दिया जाता है और उनको रखा कैसे जाता है, उनको वैल्यू कैसे दी जाती है, टीम लेके चली कैसे जाती है, यानी उसे मैनेज किया किस तरीके से किया जाता है। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं कि एक बिजनेस मैनेजमेंट किस तरीके से डील की जाती है? देखिए आजकल के ज़माने में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइक आपके अंदर ना इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। EI, ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी काम कर रहे हैं ना, आपके अंदर अगर वो ह्यूमन बिहेवियर समझने का अगर आपके पास वो सलाहियत है, वो स्किल मौजूद है ना, यू कैन रन एनी बिजनेस और एनी सर्विस एनीवेयर। क्योंकि हर प्रोडक्ट और हर सर्विस किससे रिलेटेड है, हमारे लिए है ना, इंसानों के लिए ही है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए ना इट्स अ 2-way थिंग, ठीक है। जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं वो बेसिकली आपके एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अगर वो ना हो ना तो वो आपका काम भी ना हो, ठीक है। तो ये बॉसेस को बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जिनके ऊपर रोब जम आ रहे हैं और जिनके ऊपर बॉस ही हो रहे हैं ना, अगर वो एम्प्लॉयज़ ही ना हो तो क्या आप बॉस रहेंगे?
बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बहुत एम्पैथी के साथ पेश आना है, सिंपैथी नहीं एम्पैथी के साथ एनकरेज करना है, लीडर बनना है और उनको एनकरेज करना है कि वो ओनरशिप लें। तो उससे आपका काम भी बढ़ेगा, आपके एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि काफ़ी मेरी यही आइडियोलॉजी यही है कि हम जो है ना एक जो भी मेरी टीम होती है अगर वो फॉर द टाइम बिंग हो, प्रोजेक्ट बेस हो या लॉन्ग टर्म हो, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनसे आइडियाज़ पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक, उनका ओपिनियन लो। यानी इसे ब्रेन स्ट्रूमिंग कहते हैं। ब्रेन ये स्टॉर्मिंग भी चार कहते लोग हैं। बैठ के, क्योंकि जब आप आइडियाज डिस्कस करते हैं तो एक से एक आइडिया बिल्कुल ऐसा ही कनेक्ट है। होता है और वो जो आइडिया बेसिक हमने स्टार्ट किया होता है वो एक यूनिक फॉर्म में कन्वर्ट बिल्कुल हो ऐसा। जाता है। इसकी मैं आपको एक ना एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ। मेरा भी पिछले दिनों जाना हुआ अज़रबैजान, अर्बन विजन के नाम से एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे बाकू में। तो वहाँ पे जो है ना पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट किया था एंड इट वाज अबाउट अर्बनाइजेशन। ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो एक इस तरह का प्रोग्राम लेकर आई जहाँ पे वो चाह रही थी कि यूथ का इंक्लूजन हो अर्बनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग द सिटी में। ठीक है, और बहुत अच्छा जो है न्यू आर्किटेक्ट्स थे, इंटर्न्स थे और इस तरह के ही लोगों को बुलाया और वर्ल्ड वाइड भी बुलाया, जिसमें से मैं भी एक पार्टिसिपेंट थी। आई पार्टिसिपेटेड एज अ पॉलिसी मेकर। तो उन्होंने यूथ को बिठा के पूछा कि अगर आप प्लान बनाएंगे इस जगह का तो आप कैसे बनाएंगे, एंड दे कम अप विद अ लॉट ऑफ आइडियाज। ठीक है, और उसका एंड ये था कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये आइडिया हमें अच्छा लगता है तो हम इसको प्रैक्टिकली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाएगी। सो आई वॉज इन्वॉल्व इन वन ऑफ द आइडिया जिसमें आपका जो रूट्स था, रूट इन अ सेंस के जो ट्रांसपोर्टेशन रूट और उसके आसपास जितनी भी विसिनिटीज़ थी उनको किस तरह बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है और आपके रूट्स भी जो हैं वो इंगेज्ड रहें लेकिन स्टक ना हो, उसको पूरा करना था। मीनवाइल मेरा काम ये था कि मैं पॉलिसी के ऊपर बात करूं। सही, ठीक है, तो क्योंकि पॉलिसी भी जो आपकी हैं जरूरी वो कहीं ना होती कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं ट्रांसपोर्टेशन और ओवरऑल इकोनॉमी में इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल। अगर आप ये पॉलिसी और रूल और रेगुलेशन एक कंपनी पे भी नहीं बनाएंगे ना तो आपके एम्प्लॉइज फन समझेंगे, देयर इज नॉट रिस्पेक्ट योर फॉर्म कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम है 9 to 6 आना है तो 9 to 6 ही आए, वो फिर उस चीज का मिसयूज करते हैं। मिसाल देखे ना कि जो बाकू में लाइक नाउ इट्स अ कंपैरिजन कि वहां पे उन्होंने बच्चों को उठा के उनसे वो आइडियाज लिए जो वो ग्राउंड लेवल पे मसले देख रहे थे और उन्होंने कहा कि नहीं हमें ये रोड क्रॉस करने में मसला होता है या ट्रैफिक है वहाँ सिग्नल नहीं है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या कहा, ओके वी विल टेक दिस आइडिया एंड इम्प्लीमेंट इट और हम इसको इम्प्रूव करेंगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई इंक्लूजन नहीं है कि अगर है भी तो वो बहुत लिमिटेड नंबर है या जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग देम से नहीं है। ठीक है, कि आप ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो जानना है। अभी कराची यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट से पूछें जो कि ट्रैवल कर आ रहा है सिर्फ पढ़ने के लिए या एनईडी जा रहा है, उसको क्या मसले फेस है। असल पॉलिसी तो वो बताएगा ना कि मुझे ये मसला है तो ये वाला रूट यहाँ से सही करो, मुझे यहाँ से आने में मसला हो रहा है और यहाँ पे ये मसाइल है। तो वो तो असल तो वो बंदा बताएगा ना जो उस चीज को भुगत रहा है। बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ वो इंक्लूजन नहीं है। गवर्नमेंट भी एक तो जो आपने बात कही, गवर्नमेंट इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं है कि लोगों से पूछे, उनकी तकलीफ पूछे कि कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मुल्क के जो वक्त हालात हैं वो सही हो। बिल्कुल ऐसा ही और दूसरा हम खुद भी सही नहीं है। जहाँ हमारे बनते हैं कि हमें भी पता है कि ये रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें तो हम उन्हें भी फॉलो नहीं करते। काफी सारे लोग ऐसे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस एजुकेशन बहुत जरूरी है आजकल के ज़माने में, लैक ऑफ द एजुकेशन की कमी है। ठीक है, यही बच्चे जब बाहर जाते हैं ना, या बच्चे क्या बड़े भी जब बाहर जाते हैं ना तो बिल्कुल तीर की तरह सीधे होते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं, सिग्नल नहीं तोड़ना है, जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना है, कचरा नहीं फेंकना है, कचरे के डब्बे भी 3 कलर के होंगे, किसमें प्लास्टिक है, किसमें वेस्ट है, किसमें पेपर है, वो सब चीज़ें पता होंगी। यहाँ पे वही काम करते हुए उनको मसला आता है। तो मैं कहती हूँ हमारे पास शायद अवेयरनेस बहुत कम है या मोहब्बत नहीं करते अपनी कंट्री से। और मैं आजकल की जो यूथ है ना वो बहुत अवेयर है, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सबको सब पता है सही है क्या गलत है। और अगेन मैंने जो कहा ना हमारी इनर वॉइस जो है, सबको सब पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर बस इसको थोड़ा सा जो है ना हमें शायद उजागर करने की ज़रूरत है, वेकअप कॉल की ज़रूरत है कि प्लीज़
आप लोग समझ जाएं, बिकॉज यू आर द यूथ ऑफ दिस नेशन, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सारे काम ना आप खुद से ही कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो इस लाइन में आए ताकि उनको समझ में आए कि देखिए अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि ट्रॉलर्स के काफ़ी सारे एक्सीडेंट सामने आ रहे थे और एक के बाद एक सामने आ ही जा रहे थे, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके ऊपर सारे आवाज़ उठा के सिर्फ वीडियो बना के छोड़ रहे हैं। काफी लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, यानी दे लॉस्ट एग्जैक्टली देयर लाइफ। वो सिर्फ वीडियो बना के कह रहे हैं कि गलत है, काम कौन करेगा? मैं समझ में आ रहा है ना। सो स्टेप अप, काम करना शुरू करो, Action पढ़ना लें। शुरू करो, एक्शन लेना शुरू करो, अवेयरनेस क्रिएट करो। एंड देन वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आप अपनी मदद खुद करेंगे करें, तब फिर। आपकी जो है ना, वो कहते हैं ना गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। बिल्कुल, सही है, तो खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। स्टार्ट लर्निंग, आज से स्टार्ट करें और हो जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी। मैं यही कहती हूँ कि यूथ को मेरा ये मैसेज भी है कि प्लीज़ आप किसी मसीहा के आने का तो वेट नहीं करें, क्योंकि वो भी हमें पता है कि वो भी एक अलग ही टाइम है। उससे पहले आप अपनी गलतियाँ सुधारना शुरू करें। अच्छा, अब आप मुझे एक प्यारी सी लाइन या कोट या कोई अच्छी बात बताएं जो आप चाहती हैं कि हमारी जो यूथ है या जो ये शो देख रहे हैं वो इस पर अमल करें या उन्हें इस चीज़ पर करना चाहिए। बीइंग एजुकेशनल काउंसलर, ठीक है, मैं या यूथ रिप्रेजेंटेटिव, मैं ये कहूँगी कि मेरे पास ना कोई गैबी मदद नहीं आई थी मुझे बताने के लिए कि क्या करना है, ठीक है। अपना ये जो अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया है ना, 8 ग्राम एक छोटा सा जो ऊपर के खाने में रखा है, उसको रखा ही इसलिए है ताकि आप उसको यूज़ करें, ठीक है। सोचें अपने ऊपर, खुद थोड़ी सी ना अपने बारे में सोचें, एक टाइम निकाल के अपना पूरा जो है ना मवाजना करें, व्हाट कैपेबिलिटीज़ यू हैव, ठीक है। अल्लाह ताला ने सबको ये सलाहियत दी है। वो आप जब सोचना शुरू करेंगे ना और बेहतर सोचेंगे, ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये भी एक बहुत गलत जो है ना रुझान है कि हमेशा सोचेंगे तो गलत सोचेंगे, नेगेटिव। प्लीज पॉजिटिवली सोचना शुरू करें, रास्ते खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। ये मेरा स्टार्ट हो जाता है, ये मेरा बिलीव है। रास्ते खुद ब खुद सीधे होना शुरू होंगे। आप किसी चीज़ को सोचेंगे कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ने में तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने आज सोच रही हूँ कि मैं PhD करना। जब से मैंने सोचा ना कि मुझे आगे पढ़ना है, आज मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ कि अब मुझे आगे रिसर्चर बनना है। राइट। और मुझे लोग कह रहे होते हैं कि भाई पढ़ना कब तक चलती रहेगी पढ़ाई। सो ये आपने खुद स्टार्ट करना है। यू हैव टू बी योर ओन मेंटोर फर्स्ट एंड यू नीड टू नो योर सेल्फ फर्स्ट कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद किस तरीके से दरवाजे और रास्ते खुलते चले जाएंगे, आप उन लोगों से मिलते चले जाएंगे जो लाइक माइंडेड होंगे, वो फिर रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। बट यू हैव टू हैव दिस विलिंगनेस और यू हैव टू मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी। थैंक यू, आज आप शो में आई और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा हमारा शो। हमने सिर्फ लॉजिस्टिक को नहीं देखा, हमने लॉजिस्टिक के बिहाइंड जो वर्कर्स हैं, सोशलिज्म जो आप चला रही हैं सोसाइटी में, जिस तरीके से आप हेल्प कर रही हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली चीज़ें रिलेट हैं। बिल्कुल ऐसा आपका यूथ को गाइड करना, काउंसलिंग देना, उनको एजुकेट करना, इनडायरेक्टली वही यूथ तो आपकी कंपनी में आके काम कर रही है, लॉजिस्टिक कंपनीज में जा रही हैं और शिपिंग कंपनीज में जा रही हैं। तो दिस इज़ हाउ इट्स हेल्पफुल फॉर अस। तो आज के शो में हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो वेरी मच। हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ यहीं पर इसी शो में इसी जगह में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपके सामने आएंगे।